हाँ बच्चों, आज 25 अप्रैल को हम लोग अपनी क्लास में संबंध एवं फलन पर पिछली चर्चा के पश्चात कुछ चर्चा करेंगे, कुछ नया सीखते हैं। इस बीच में हमेशा की भांति आपसे अपील करता रहूँगा कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी जागरूक बनाएं ताकि इस कोविड-19 महामारी से हम अपने देश को, स्वयं को बचा सकें। संबंध एवं फलन को पढ़ने के पूर्व हम लोगों ने समुच्चय से संबंधित कुछ बातें समझी थी, उनकी कुछ परिभाषाएं समझी थी। इसी क्रम में दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हम लोग अगर देखें, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि A क्रॉस B को इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। अगर दो समुच्चय A और B हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B। set of all ordered pair A, B such that A belongs to A and B belongs to B। ये ऑर्डर पेयर को हिंदी में क्रमित गुणन कहा जाता है, जिसको छोटे कोष्टक में आप देख रहे होंगे, जिसको छोटे कोष्टक में व्यक्त करते हैं। ये आपका सूत्र है। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, मतलब A पहले सेट का अवयव है और B दूसरे सेट B का अवयव है। तो इसको छोटे कोष्टक में बंद करके कॉमा से अलग करके लिख दिया जाता है। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, अर्थात हिंदी में क्रमित गुणन। और A क्रॉस B होता है, जिसकी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, वो होता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसी क्रम में आगे सूत्र अगर देखें, तीन समुच्चयों ABC के लिए A क्रॉस B यूनियन C, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। ये कभी भी इनका उपयोग करना पड़ सकता है। A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये पहला सूत्र हो गया इसमें। दूसरा वाला A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये जो आगे भी लिखे हुए हैं, यह भी उसी क्रम में आप लोग इनको याद रख लेंगे। अब तीसरी बात, यदि समुच्चय A से B में कोई संबंध R है तो वो कुछ नहीं होगा बल्कि A क्रॉस B का सबसेट होगा। अर्थात कोई भी संबंध जो कि A से B में परिभाषित है वो किस प्रकार होगा? A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। यानी कि R में भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के अवयव होंगे। यदि A में अवयवों की संख्या m है और B में अवयवों की संख्या n है तो AB के अवयवों की संख्या mn हो जाएगी। इस प्रकार से A से B में संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर mn, क्योंकि कुल उपसमुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती? 2 की पावर n। उसी हिसाब से यहाँ पर यदि A में m अवयव और B में n अवयव हैं तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या हो जाएगी m इंटू n, और A से B में संबंधों की कुल संख्या हो जाएगी 2 की पावर mn। ये ध्यान रखना है। यदि किसी अरिक्त समुच्चय A से A में परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी कब कहलाता है? अब आता है द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन। एक समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय A से A में परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। और दूसरा आगे क्या है, इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें फिर से हैं इसी द्विआधारी संबंध के बारे में। एक
स्वतुल्य संबंध होगा। जो आर हमारा द्विआधारी संबंध है, यही स्वतुल्य कब होगा? जब A is R related to A for all A belongs to A। अर्थात ऑर्डर पेयर A बिलोंग्स टू R। ऑर्डर पेयर A बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है? पहला अवयव यदि A का है तो दूसरा अवयव भी A का होगा। यानी कि जो संबंध है हमारा वो A से A में परिभाषित होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कह सके कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा संबंधित होगा। इसी को दूसरी व गणितीय भाषा में कह सकते हैं A is R related to A for all A belongs to A। यानी कि A, ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R for all A belongs to A। और यही द्विआधारी संबंध सम्मित संबंध कब होगा? यदि AB बिलोंग्स टू R है तो BA भी R का अवयव होगा। यानी कि यदि A is R related to B है तो B भी R related to A होगा, जहाँ AB belongs to R है, AB belongs to A है। अच्छा, यही संबंध द्विआधारी संबंध संक्रमक कब होगा? संक्रमक होगा यदि और केवल यदि AB belongs to R और BC belongs to R। तो यदि AC belongs to R है, यानी कि यदि A is R related to B, B is R related to C, तो A is R related to C यदि है तो एक हमारा जो संबंध R है वो कैसा हो जाएगा? संक्रमक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव, सम्मित अर्थात सिमेट्रिक और संक्रमक अर्थात ट्रांजिटिव। अब इसके पश्चात जब ये तीनों प्रकार के संबंधों के बारे में हमने समझ लिया, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई समुच्चय A पर कोई संबंध R एक तुल्यता संबंध है तो तुल्यता संबंध कब होगा? जब वो R स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। जब तीनों बातें एक साथ मिल जाती हैं तो हमारा संबंध किस प्रकार का हो जाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। और इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ये दो लाइनें और एक ऊपर, इस प्रकार से। अब तीन समुच्चय, यहाँ ध्यान देने वाली बात है छठवें बिंदु में। छठवें बिंदु का ये पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, नीचे वाला, ऊपर उसको ज़्यादा विशेष आवश्यक नहीं है, नीचे वाला ध्यान देना है। ABC तीन समुच्चय हैं तथा R A से B में, S B से C में दो संबंध हैं। देखना, ध्यान देना, R is A to B, R is from A to B and S is from B to C। तो SOR इनवर्स इक्वल टू होता है R इनवर्स OS इनवर्स। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, कुछ सूत्र और भी हैं जो बिंदु संख्या 8 से लेकर यहाँ 20 तक दिए हुए हैं। इनको आप लोगों को पढ़ना है और अपने मस्तिष्क में रखना है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं यहाँ पर, जैसे पहला सवाल है, यदि A इक्वल टू ABCD एक समुच्चय है और B इक्वल टू WXYZ, तो निम्नलिखित में से कौन समुच्चय A से B में संबंध है? कारण सहित बताइए। A से B में संबंध है, R1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है पहला वाला, AW, AX, AY और AZ। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक पहला अवयव जो ऑर्डर पेयर हमारे दिए हुए हैं, AW, AX, AY, AZ, इन सब में प्रत्येक में पहला अवयव आपका A का है और दूसरा अवयव, वो चाहे भले ही क्रम से नहीं है लेकिन दूसरा अवयव आपके समुच्चय B का है। इसलिए R1 जो है वो क्या है? एक
संबंध है किसमें, ए से बी में, क्योंकि यहाँ इसको देखते हैं, हल भी दिया हुआ है। हल इसमें दिया हुआ है कि R1 ए से बी में संबंध है क्योंकि यह ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट R2 है WB ZC बाई D। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले पहले जो अवयव हैं वो ए से संबंधित नहीं हैं, पहले पहले अवयव बी में हैं। तो ये हमारा चूँकि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो नहीं पा रहा है R2, क्योंकि पहले पहले अवयव तो आपके समुच्चय बी से हैं, दूसरे दूसरे ए से हैं। तो ये उल्टा है, ये बी क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो रहा है, इसलिए R2 ए से बी में संबंध नहीं है बल्कि R2 बी से ए में एक संबंध है। ठीक इसी प्रकार आप तीसरा और चौथा सवाल देख सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे सवाल में। किसी समुच्चय ए में 5 अवयव, समुच्चय बी में 3 अवयव, तो ए से बी में संबंधों की संख्या बताइए। मैंने आपको सूत्र बताया था कि 2 की पावर mn इसमें सूत्र होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में अवयवों की संख्या जो है 5 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 5 एंड एन बी इक्वल टू 3। अच्छा, अब आपको देखना है एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, तो ये हो गया 5 इंटू 3 सो 15 हो गया। अतः ए से बी में संबंधों की संख्या आपको पता है 2 की पावर mn होता है, तो ये 2 की पावर 15 है। ये आंसर, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 2 की पावर 15 वहाँ आपको अर्थमेटिक्स से मतलब नहीं है, आपको यहाँ के फंडा से मतलब है। इसी तरीके से तीसरा सवाल भी आप देख सकते हैं। अब इस क्रम में यहाँ एक सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R, जहाँ ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाई। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाई ए डी इक्वल टू बी सी। एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब हमें क्या क्या सिद्ध करना है, तीनों चीज़ें यहाँ पर सिद्ध करनी है। सबसे पहले स्वतुल्यता सिद्ध करनी है, फिर सम्मितता सिद्ध करनी है और संक्रामकता, तीनों चीज़ें, अर्थात रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांसिटिविटी, तीनों चीज़ें आपको सिद्ध करनी है, तब आपका कोई संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। आप देख रहे हैं चूँकि ए बी इक्वल टू बी ए होता ही है, बड़ी आसान सी बात है। पहला हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि हमारा ये संबंध स्वतुल्य संबंध है, मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो चूँकि ए बी इक्वल टू बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, दिस इम्प्लाइज दैट अब जब ए बी इक्वल टू बी ए है और ए बी, अब हमारा जो परिभाषा दी गई है उससे देखिएगा, अगर ए डी इक्वल टू बी सी है तो ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी होता है। ये डबल इम्प्लाइज लगा हुआ है, चाहे आप ये दिया हुआ है तो इससे ये ए डी मिल रहा हुआ है, मतलब ये चीज़ आपके पास है। ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाई ए डी इक्वल टू बी सी। तो इसका ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर इसका जो हमने देखा है अपनी इंस्पेक्शन के माध्यम से कि ए बी बी ए के बराबर होता है, इसलिए ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। इस प्रकार से हमारा ये एक काम हो गया कि ये तुल्यता स्वतुल्य हो गया। दूसरा क्या दिखाना है, हमें दिखाना है सम्मितता। तो ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, यदि और केवल यदि ये हमारे पास है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन, ये हमारे पास है। अब सी डी हमने इसको लिया कि सी कॉमा डी, यानी कि ऑर्डर पेयर सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी इम्प्लाइज दैट, इसकी परिभाषा से देखा, क्योंकि कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं इसमें, ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी होता है तो पहला चौथे से मिलता है, दूसरा तीसरे से मिलता है। तो इसी की परिभाषा यहाँ पर लगाई हमने कि यहाँ पर सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाई पहला और चौथा, मतलब सी बी इक्वल टू डी है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन। अब दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये सी बी है, उधर बी सी है, तो ये दोनों बराबर ही हो गए, यानी कि बी सी इक्वल टू ए डी हो गया,
या AD इक्वल टू BC हो गया, ऊपर वाले से देखिएगा, इसका मतलब ये एक सममित फलन हो गया, दूसरा हमारा काम हो गया। तीसरी बात है कि अब हमने ये लेके चले कि AB इज आर रिलेटेड टू CD implies that AD इक्वल टू BC फॉर ऑल ABCD belongs to N and CD आर रिलेटेड टू EF implies that and implied by CF मतलब पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, फॉर ऑल CDE belongs to N। इसलिए AB is R related to CD तथा CD is R related to EF implies that AB is R related to EF। मतलब पहला दूसरे से संबंधित है, दूसरा तीसरे से संबंधित, तो पहला सीधा तीसरे से संबंधित हो गया। AB is R related to EF for all ABCD EF belongs to N। तो अब इसको थोड़ा सा क्रम बना के लिख दिया, इसका मतलब ये संक्रामक हो। तीनों चीज़ें आपकी इस प्रकार से जब तीनों सिद्ध हो गए तो आप कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो मेरे द्वारा आज समझाया गया काफ़ी प्रयास किया होगा। चूँकि थोड़ा सा ये अगर आपको रुचि कम है तो यहाँ थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप रुचि पैदा कर लेंगे तो यह आपको अच्छा लगेगा। बहुत सरल है, आगे और जो टॉपिक आने वाले हैं वो सरल होंगे। आज 25 अप्रैल के लिए बस इतना ही। आपको जो ये कार्य दिया गया है, इनके प्रश्नों को यद्यपि मैंने हल कराया है, फिर भी आप घर से इनको हल करिएगा। अगले टाइम पर हम लोग अगले पीरियड में और कुछ अगली बातें, नई बातें सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।